ये पर्यावरण प्रीमियम लीग EPL, ठीक है। इसका आज सेकंड सीरीज हम लोग लेकर आए हैं और हमारी जो साध्य PSC एकेडमी के सेशंस पे जो मैराथन चल रही है, यहाँ पे जो सहायक शिक्षक भर्ती जो आने वाले समय पे 2292 पदों के लिए जो भर्ती होने वाली है 11 अक्टूबर को, उसकी अगली श्रृंखला में जितने मेरे प्रतिभागी हैं, जितने मेरे साथी हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, सारे बच्चों का स्वागत है इस सेशंस में। वीडियो को जो लाइक नहीं किए हैं वो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देंगे। आज का जो क्वेश्चंस है वो हमारे पूरे पर्यावरण यूनिट 4 एंड 5 के क्वेश्चंस होंगे, जहां पे बच्चों को पर्यावरण कैसे पढ़ाएं और पर्यावरण कक्षा में कक्षा प्रबंधन गतिविधि और अन्य हमारे जो पर्यावरण के 6 थीम्स है इससे संदर्भित क्वेश्चंस होंगे। तो जितने प्रतिभागी जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये मात्र चैनल जहां पे आपको लगातार MCQ सीरीज सहायक शिक्षक भर्ती को देखने को मिलेगा। जितने भी प्रतिभागी हैं सबको बता दूं कि जो हमारी सीरीज चल रही है पर्यावरण की, यहाँ पे उस सीरीज में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि विटामिन के रासायनिक नाम और उनके गुणों के आधार पे आपको विचार करना है और आपको बताना है कि भैया कौन कौन सा विटामिन के क्या क्या गुण हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्लास में विटामिन वाले क्वेश्चंस किए हैं, और अगर आपने विटामिन वाले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े होंगे, किए होंगे, तब इसके क्वेश्चंस आसानी से दे पाएंगे। हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे पूरे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, कोई भी क्वेश्चंस आप हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझे ताकि सही क्वेश्चंस का चुनाव करें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन के रासायनिक नाम और उनके गुणों के आधार पर आपको विचार करना है कि वास्तव में कौन कौन से विटामिन में क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जिसमें पहला आपके स्टेटमेंट दिए गए जे, विटामिन B12 एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्या विटामिन B12 एक ऐसा मात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु की उपस्थिति पाई जाती है? विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, और विटामिन C उष्मा पाकर जल्दी नष्ट हो जाता है। क्या सही बात है? आपको करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। साथ ही साथ विटामिन C उष्मा पाकर सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है। एंड M विटामिन A वसा में अघुलनशील विटामिन है। तो जितने भी स्टेटमेंट दिए गए JKLM, ये सारे स्टेटमेंट को आपको देखना है, और इस बिना पे आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए ABCD, और इन ऑप्शंस के आपको करेक्ट ऑप्शंस देने हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे जितने भी प्रतिभागी हैं भाई जुड़ जाएंगे, और जो वीडियो लाइक नहीं कर पाए वो सारे बच्चे लाइक कर देंगे। जितने भी आपके कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस का आंसर मैं बिल्कुल दूंगा। सर ऐप में भी क्लास चल रहा है क्या? एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है। शनिवार को हमारी महामैराथन सहायक शिक्षक भर्ती की आपको हमारे यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा, ठीक है। राधे कृष्ण, सबको राधे कृष्ण, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जितने बच्चे जो अभी देख रहे हैं बाद में देखेंगे, सारे बच्चों के लिए वीडियो रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे भाई, है ना, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो लगातार क्वेश्चंस के ऑप्शंस का आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, ऑल ऑफ द एबो। चलिए देखने का प्रयास करते हैं भैया कि आपका ऑल ऑफ द एबो क्या है, ठीक है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं विटामिन B12 एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाई जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि विटामिन जो B12 है जहां पे एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट की मौजूदगी होती है। दूसरा बोला जा रहा है बेटा विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही, मतलब के वाला भी सही है, क्योंकि मैंने क्लासरूम में बताया था कि विटामिन B7 जिसको बायोटिन के नाम से जाना जाता है, बायोटिन को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देन विटामिन C उष्मा पाकर सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है। इसके बारे में मैंने क्लास में आपको बताया था कि विटामिन जो C है, क्योंकि विटामिन C क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है, और जल में घुलनशील है तो क्या होता है, जब इसको उष्मा मिलता है तो त्वरित रूप से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। देन लास्ट ऑप्शन हम देख रहे हैं M क्या बोला जाता है, विटामिन A वसा में अघुलनशील है। क्या विटामिन A वसा में अघुलनशील है? क्या सही बात है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं विटामिन जो वसा में घुलनशील है वो क्या है, वो है की EDA। ये हमारा जितने भी सारे वसा में घुलनशील है, और यहां पे बोला गया विटामिन A वसा में अघुलनशील है। भैया तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि विटामिन A वसा में घुलनशील होता है, ना कि अघुलनशील होता है। और यहां पे आपको और याद रखना है कि आपसे पूछा गया है सही कूट का चुनाव कीजिए। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि बारीकी से क्वेश्चंस को देखना है, और आप में से मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चंस का आंसर गलत हो चुका है। इसीलिए मैंने बोला कि हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि मेरे सारे प्रश्न आपको ट्रिकी दिखाई देंगे, एक एक प्रश्न पे मेहनत दिखाई देगा,
ठीक है, तो ध्यान पूर्वक अपने दिमाग को ओपन करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो जो हमारा विटामिन ए होता है ये वसा में घुलनशील होता है, ना कि अघुलनशील होता है, और इस बिना पर हो जाएगा बेटा JKL, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए कितने बच्चों का आंसर सही हुआ है? गुड मॉर्निंग देवेश जी, मधुसूदन, सबको गुड मॉर्निंग, राधे कृष्ण। जितने मेरे प्यारे साथी जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है बेटा, हाथियों की सामाजिक संरचना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको हाथी के बारे में जानना, और हाथी के बारे में जो स्टेटमेंट पूछा गया है उसमें से आपको सत्य कथन को पहचानना है। तो ध्यानपूर्वक पहले देख लो कि सत्य पूछा है क्या सत्य पूछा है। तो यहां पे आपको सत्य पूछा गया है। यहां पे स्टेटमेंट दिए गए JKLM कूट के रूप में दिए गए हैं। इन कूट को आपको पढ़ना, और कूट का पढ़ के आपको 4 ऑप्शंस दिए गए ABCD, इनका करेक्ट आंसर देना है। चलिए यहां पे आंसर आ रहा है वर्षा ठाकुर का, 2011 में टेट क्लियर और 2019-20 में डीएलएड किए हैं। शिक्षक भर्ती के लिए कैसे एलिजिबल हो गया है ना, तो कॉमन सेंस वाली बात है। आप जिस साल बीएड या डीएड कर रहे हैं ना, उस साल का उसके बाद का एलिजिबल रहता है, उसके पहले का थोड़ी रहेगा। ठीक है, चलिए एक झुंड में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं, और नर 14-15 साल में झुंड को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। आपने सर क्लास में बताया था कि जो हाथियों का ग्रुप होता है उसमें केवल जो हथनियां हैं और बच्चे होते हैं ये होते हैं, और जो नर होते हैं वो 14-15 साल में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको जानना है। दूसरी स्टेटमेंट आपको क्या दिया बेटा? झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी सभी निर्णय लेती है। इसके बारे में मैंने क्या क्लास में पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया परिवार और मित्र, और परिवार और मित्र वाले टॉपिक मैंने बताया कि हाथी के परिवार से हम क्या सीख सकते हैं, हाथी के जो व्यवहार है उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो ये हमने थ्योरी क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। तो आपको यहां बोला जा रहा है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी सभी निर्णय लेती है, ये बिल्कुल सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 250 किलोग्राम तक झाड़ियां खा सकता है, क्या ये सही बात है? ये कमेंट करके जरूर बताएं। और हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें उनकी त्वचा ठंडी रहती है। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शंस देखते हैं। यहां पे आपसे पूछा सही विकल्प को चुनना है, तो सही विकल्प कौन सा भैया? केवल JKM, क्या ये सही है? ऑप्शन बी केवल K और L सही है, या ऑप्शन सी JL और M सही है, या ऑप्शन नंबर D J एंड K सही है। ठीक है, चलिए EVS की क्लास है, वन ऑफ द बेस्ट क्लास आपको देखने को मिलेगा साथ PSC एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी प्रतिभागी हैं जो जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर आ चुका है मेरे सारे बच्चों का, मैं देख पा रहा हूं। सर ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिए। क्या भैया ऑप्शन नंबर ए JKM? सर एल क्यों नहीं हो सकता? सर आपने क्लासरूम में बताया था कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 250 किलो नहीं सर 100 किलो तक खा सकता है। तो इस बिना पे बेटा यहां पे ये वाला आंसर नहीं होगा, और जब ये नहीं होगा तो एल वाले जितने भी हैं सबके सब कट जाएंगे, और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे जितने भी बच्चे हैं सबका करेक्ट आंसर, और आपने रीजन भी दिया है कि सर 250 किलो नहीं खा सकता, 100 किलो खा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये आपसे क्या पूछा जा रहा है? ये आपसे पूछा जा रहा है मधुमक्खी के बारे में, क्योंकि मैंने परिवार और मित्र वाले क्लास में स्पेशली आपको बताया कि भैया मधुमक्खी के परिवार से हम क्या सीख सकते हैं, उनकी जो जीवन शैली है वो क्या है। ठीक है, चलिए तो बताइए भैया यहाँ पे मधुमक्खी पालन जिसको एपी कल्चर बोलते हैं, ये भी आपके सामने पूछा जा सकता है कि मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है। ठीक है, तो मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपी कल्चर, और एपी कल्चर के सूक्ष्म तथ्यों पर विचार करेंगे और सही कूट को बताएंगे। नर मधुमक्खी जो होते हैं ये छत्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्रमिक होते हैं। क्या सही बात है कि जो नर मधुमक्खियां होती है, ये नर मधुमक्खियां छत्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्रमिक होती है। रानी मधुमक्खियां केवल अंडे देने का कार्य करती है, और मधुमक्खियां फूलों के रस का पत्ता लगाने के लिए नृत्य करती है, डांस करती है। क्या मैंने बताया था क्लासरूम में कि मधुमक्खियों को जब रस पता चल जाता है तो उन लोग डांस करते हैं, डिंग डोंग डांस करते हैं। और भैया जितने भी अन्य मधुमक्खी है ना उसको बताते हैं कि मेरे को रस मिल गया, तो उन लोग नाचते रहते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं। ठीक है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, और जो मधुमक्खियों को पसंद करते हैं, क्या विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। चलिए बताइए सर एप्लीकेशन में क्लास लेना था पर एप्लीकेशन,
यहाँ जब यूट्यूब में क्लास चल रहा है तो सैटरडे को मैं बार बार बोल रहा हूँ, सैटरडे हमारी क्लासेस एमसीक्यू में चलती है, यूट्यूब में चलती है। तो आप यूट्यूब में जुड़ो ना, आपको एप्लीकेशन से क्या लेना देना, ठीक है। एप्लीकेशन में हमारी थ्योरी क्लासेस चलती है, ठीक है। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर, बताइए भैया। नर मधुमक्खियां छत्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्रमिक होती है क्या? चलिए, जे के एम, मेरे बच्चों का आंसर आ रहा है के एल एम सर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया था बेटा कि नर मधुमक्खियां छत्ते के लिए कोई प्रमुख कार्य नहीं करती है, कोई प्रमुख नहीं होते। जो प्रमुख होती है बेटा वो होती है मादा। कौन होती है? मादा। तो जो मादा मधुमक्खियां होती है ना, ये प्रमुख श्रमिक होती है। नर का सिर्फ काम है बच्चा पैदा करना, प्रजनन करना। नर क्या करता है? मादा के साथ सिर्फ ना सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, प्रजनन करता है, और प्रजनन करने के बाद उनका काम खत्म हो जाता है। जबकि जो मादा मधुमक्खियां होती है ना, ये सबसे प्रमुख श्रमिक होती है। तो यहाँ पे जे नहीं होगा, और जे नहीं होगा बेटा तो के सही है, एल सही है, और एम सही है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के एल एम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, मेरे सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है सर, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे, और ये क्या पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है वायुमंडल की परतों की विशिष्टताओं को मिलान करें। मैंने आपको वायुमंडल की परत पढ़ा के रखी हुई है, और वायुमंडल की परतों के बारे में विशिष्ट जानकारियां मैंने अपने पर्यावरण अध्ययन की क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आपको बताना है कि बेटा कि जो क्षोभ मंडल होते हैं उसमें क्या एक्टिविटी होती है, उसकी क्या विशिष्टता है, समताप मंडल की क्या विशिष्टता है, मध्य मंडल की क्या विशिष्टता है, और बाह्य मंडल की क्या विशिष्टता है। आपको देखना है कि भैया जो विशिष्टताएं हैं प्रमुख मंडलों में वो क्या क्या है। सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि वायुमंडल जो होती है इसकी बहुत अलग अलग परत होती है। जहां पे हम लोग देखते हैं कि 12 किलोमीटर में जो होता है बेटा वो होता है क्षोभ मंडल। जैसे ऊपर जाएंगे 12 किलोमीटर के बाद हम लोग जाएंगे लगभग 50 किलोमीटर तक, तो हमको मिलेगा समताप मंडल। क्या मिलेगा? समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल के बाद जैसे ही और जाएंगे 80 किलोमीटर तक तो हमको मिलेगा मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर मिलता है बेटा बाह्य मंडल, ठीक है। तो ये 4 मंडल के बारे में, और साथ ही साथ मैंने 2 और मंडल बताए थे, आयन मंडल और तापमान मंडल, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में भी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो अब आपको बताना है कि किस किस मंडल में क्या क्या घटना होती है, क्या क्या चीजें होती है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में होती है। क्या सही बात है? मैंने क्या क्लास में आपको पढ़ाया था, क्या क्षोभ मंडल में सभी मौसमी जो घटनाएं हैं इसी परत में होती है? यस और नो? यस सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितने बच्चे जुड़ रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे आपको मेहनत दिखाई देगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को बिल्कुल अटेंड कीजिए, लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि आपको बहुत सारे आज नॉलेज देने वाला हूं, ठीक है। चलिए, समताप मंडल ओजोन परत की उपस्थिति और जेट विमानों के लिए आदर्श है। देखिए कितना अच्छा अच्छा पॉइंट हम लोग को सीखने को मिल रहा है। क्षोभ मंडल में हमको क्या सीखने को मिला कि जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, हवा, तूफान, आंधी, बादल, क्या इसी मंडल में होता है? क्या 12 किलोमीटर के अंदर? यस सर। समताप मंडल में क्या ओजोन परत स्थित है? क्या? यस सर। मध्य मंडल अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंड यहां जल जाते हैं, और बाह्य मंडल रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है। और आपको बताना है बेटा, ध्यान से क्वेश्चन देखो, कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मेरे एक एक क्वेश्चंस पे आपको मेहनत दिखाई देगा, कहां बच्चे फंस सकते हैं, कहां नहीं फंस सकते हैं, सारी चीजों को मैंने ध्यान से देखा है। तो कौन सा युग्म गलत है आपको गलत बताना है। ऑप्शन नंबर ए केवल एम गलत है, ऑप्शन नंबर बी जे और के दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर सी एल और एम गलत हैं, और डी केवल जे दिए हैं, है ना। ये सारे प्रश्नों का संग्रह आप लोग बताएंगे जितने प्रतिभागी जुड़ रहे हैं। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर? कौन सा करेक्ट आंसर भाई? सारे बच्चे बताएंगे मिलके विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आपने बताया था कि आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। किसमें होता है सर? आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, ना कि बाह्य मंडल में, ठीक है। तो गलत पूछा है बेटा, लोग जितने लोग जुड़े हो ना, बता देता हूं गलत पूछा है। इसीलिए बोलता हूं मेरे क्लास में थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखा करो, ठीक है। ऐसा नहीं हवाई में कुछ भी आंसर दे दोगे तुम लोग, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है, यस सर। चलिए, चौथे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, जी हाँ दोस्तों। और मैंने आपको बताया था कि ये बाह्य मंडल नहीं होगा, ये बाह्य मंडल नहीं होगा बेटा, आयन मंडल होगा।
क्या होगा, आयन मंडल होगा, क्योंकि आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन देखने को मिलता है। इस बिना पे जो हमारा गलत कथन है वो हो जाएगा एम, और इस बिना पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट सही है। क्षोभ मंडल में आपको मौसमी घटना देखने को मिलेगा, समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति देखने को मिलेगा, और मध्य मंडल में अंतरिक्ष से आने वाली, क्या पूछा देखो, अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड यहां जल जाते हैं, और जब जल जाते हैं तो नीचे नहीं आ पाते। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एम, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट जे, के और एल क्या है, करेक्ट है। और आपसे पूछा क्या गया था, गलत कथन पूछा गया था। ठीक है, वेरी गुड, जितने प्रतिभागी वेरी गुड भैया। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक और नए तरीके से प्रश्न आपके लिए बनाया गया है। अब मैं अलग अलग तरीके से आपके सामने प्रश्न फ्रेम किया हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अलग अलग टाइप्स के कूट देखने को मिलेंगे। एक और टाइप का क्यूट आपसे पूछा गया है कि जो ग्रीन हाउस गैस है, अब सर कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो आपने बताया था सर कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड का है ना, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऐसे तमाम तरह के आपने ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ाई है क्लास में। अब हमने चूंकि क्लास में इसको पढ़ा है, इसके ग्लोबल वार्मिंग जो प्रभाव है इसका घटता क्रम आपको बताना है कि कौन कौन सा ग्लोबल वार्मिंग में प्रभाव डालता है, और इन ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के घटते क्रम कहने का मतलब यह बेटा कि सबसे ज्यादा प्रभाव कौन करता है, उसके बाद फिर कौन कम करता है, फिर कौन कम करता है, फिर सबसे कम कौन करता है, तो घटते क्रम में आपको जमाना है। तो हमने क्लासरूम में देखा था कि ग्रीन हाउस के लिए चारों उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी उत्तरदायी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी उत्तरदायी है, मीथेन भी उत्तरदायी है, और कार्बन के डाइऑक्साइड भी उत्तरदायी है। अब आपको यह बताना है कि सारे के सारे तो उत्तरदायी हैं, लेकिन किस क्रम में है। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग यशोदा जी, सबको गुड मॉर्निंग। जितने मेरे प्रतिभागी जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो आपको बताना है ग्रीन हाउस गैसों के लिए प्रभावी कौन सा है। तो मैंने आपको क्लास में बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रभावित करता है वो 60 से 75% करता है। कितना परसेंट, 60 से 75%, और सबसे प्रमुख भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। उसके बाद जो होता है बेटा वो मेथेन का होता है, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो मेथेन का होता है, 17% से 20% तक। कितना होता है, 17% से 20% तक। देन उसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड 5%, कितना प्रतिशत, 5%, तो नाइट्रस ऑक्साइड का 5%, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का लगभग 1% के आसपास होता है। इस बिना पे घटता क्रम कौन सा होगा, तो होगा एम, एल, के और जे, ये हमारा घटता क्रम। लेकिन यहां पे क्या दिया है, यहां पे सीक्वेंस को आपको देखना है कि भैया घटता क्रम कैसे जमाएंगे। तो घटता क्रम में सबसे ज्यादा एम, क्या है, एम। ठीक है, घटता क्रम पूछा गया है। ठीक है, जितने भी प्रतिभागी भाई घटते क्रम में जमाना है, मैं देख पा रहा हूं। चलिए, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा है सर, ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा है यार, यहाँ पे एल, के, जे, एम तो दिख रहे हैं ना। चलिए बताइए भाई, जितने भी प्रतिभागी हैं सारे बच्चों बताएंगे, जितने भी जुड़े हुए हैं सबसे मैं आंसर चाहूंगा इस क्वेश्चंस का। ठीक, वेरी गुड। चलिए, आंसर आ चुका है कि सर यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, तो बड़ा भैया एम, बड़ा कौन सा है, एम, फिर उसके बाद कौन सा है, एल, फिर उसके बाद के और जे। लेकिन ध्यान से देखो, ये वाला बड़ा है करके बता रहा है, सबसे बड़ा कौन सा है, एम है, सबसे बड़ा कौन सा है, एम है, उसके बाद कौन सा है, एल है, किससे, के से, उसके बाद कौन सा है, के, जे से बड़ा है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं लिखा है क्या, यस सर, यहाँ पे जो दिखा है, लेकिन याद रखना है भैया कि घटते क्रम में पूछा गया है, और यहाँ पे साइनिंग दिया गया है, अलग अलग साइनिंग। ठीक है, तो घटते क्रम में जानने का प्रयास करेंगे, और मैक्सिमम बच्चों का मैं आंसर देख पा रहा हूं, यस यस यस, जितने भी मेरे प्रतिभागी हैं यहां पे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, बी, बी। तो जितने भी प्रतिभागी सबका बी है क्या, बी पे लॉक कर दूं। ठीक है, बी पे लॉक कर दूं क्या, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ भाई। ठीक है, चलिए बी पे टिक कर दूं। चलिए, बी पे नहीं होगा बोलूंगा तो क्या दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा गया भैया घटता क्रम, क्या पूछा गया, घटता क्रम, तो घटते क्रम में बताइए, तो अगर सबसे कम किस में है, तो सबसे कम है बेटा जे में, सबसे कम किस में है, जे में, उसके बाद उससे कम है ना, अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा बोलेंगे तो किस में है, यहाँ पे के में, फिर एल में, फिर एम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन है ना वो साइन उल्टा दिया है, यहाँ एम दिया है, एल दिया है, के दिया है और जे दिया है।
एक ये भी है और एक ये भी है। तो यहां पे हम बात करें JKLM और यहां पे है MLK और J, बट अंतर क्या पता है हमको? यहां पूछा है घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में हम भैया कैसे जमाएंगे? हम घटते हुए क्रम में जमाएंगे कि सबसे जो ज्यादा है, सबसे जो ज्यादा है वो M में है। किसमें है? M में सबसे ज्यादा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं B, तो B के पीछे रीजन ये बेटा कि ये भी घटते क्रम में है, बट यहां पे हम देखेंगे कि M तो ठीक है सबसे ज्यादा है, L उसके बाद ज्यादा है, K उसके बाद ज्यादा है, फिर उसके बाद J है, बट साइनिंग चूंकि घटते क्रम में दिया है इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। जिन बच्चों का आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि घटते क्रम में सीक्वेंस पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन, उससे पहले आप सबको बता दूं, जो बच्चा अभी तक पर्यावरण अध्ययन की हमारी ई बुक नहीं परचेस कर पाए हैं, वो हमारा साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और वहां पे जाके सीधा, ये कोई ऑफलाइन बुक नहीं है, किसी बुक डिपो में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगी। मेरे जितने भी एमसीक्यू है जो भी आप लोग कर रहे हो, ये सारे के पीडीएफ्स यही मिलेंगे, सारे क्वेश्चन कूट वाले यही मिलेंगे। खास बात यह कि इसमें थ्योरी भी डला है और 1000 एमसीक्यू भी डला है। तो ये तमाम चीज आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे पर्यावरण की ई बुक में, क्योंकि सहायक शिक्षक भर्ती में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पर्यावरण के लिए कौन सा बुक पढ़ें, तो हमारा सिलेबस में पर्यावरण नहीं है, हमारे सिलेबस में पर्यावरण अध्ययन है। तो हमको पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है बेटा, ना कि हमको पर्यावरण पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और ये क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आवास जो है, आवास, ये थीम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के घरों का विश्लेषण करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आवास थीम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के घरों का विश्लेषण करना है, और मैंने आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है, तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो लद्दाख है, 2 मंजिला पत्थर के घर होते हैं जहां नीचे की मंजिल पर खिड़की नहीं होती। क्या मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है लद्दाख के घरों के बारे में? कितने बच्चे मेरे क्लास से जुड़ के तैयारी करते हो? एक बार हैंड अप करेंगे। कितने बच्चे हो जो रेगुलर हमारे क्लास से जुड़ते हो? एक बार हैंड अप करेंगे। हमारे थ्योरी क्लास से कितने लोग जुड़ते हैं? तो 2 मंजिला पत्थर के घर होते हैं भैया, नीचे के मंजिल पे कोई खिड़की नहीं होती। पहला इज द करेक्ट आंसर। असम के घर के बारे में बताया था कि बांस के खंभों पर घर बने होते हैं, और बांस के खंभों पर जो घर होते हैं वो 10 से 12 फीट के ऊंचे होते हैं। जो मनाली है ना बेटा, ये मनाली पत्थर और लकड़ी के ढालू छत वाले घर होते हैं। और सर राजस्थान में आपने बताया था कि कटीली झाड़ियों की छत और गोबर से लिपी मोटी दीवार होती है। आपको सही विकल्प चुनना है बेटा, है ना, सही विकल्प चुनना है और बताना है ऑप्शन नंबर ए सही है कि बी सही है कि डी सही है कि। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देवेश का आ गया है यहाँ पे, वर्षा, ठीक है, अनीता बहुत बढ़िया, ठीक है, वर्षा ठाकुर, नैन चंद्रानी जी बहुत बढ़िया, अवध, आर्या, ठीक, वेरी गुड। चलिए बताइए विच इज द करेक्ट आंसर? यस सर, ऑल ऑफ द एबो होगा। विच इज द करेक्ट आंसर? यस सर। यही कॉन्फिडेंस चाहिए, यही कॉन्फिडेंस तुम लोग के अंदर चाहिए कि भैया पेपर हॉल में सारे के सारे बच्चे इसी कॉन्फिडेंस से जाना है कि पर्यावरण में कुछ भी क्वेश्चंस पूछ दे भैया, हमसे क्वेश्चंस बनने चाहिए, क्योंकि हमने इतने अच्छे से थ्योरी क्लास को पढ़े हैं कि सारे क्वेश्चंस हमारे फैक्चुअल फिंगर टिप्स में होने चाहिए। और चारों स्टेटमेंट सही है, जे भी सही है, के भी सही है, एल भी सही है और एम भी सही है। चारों के बारे में हमने क्लास में पढ़ा था कि असम के घर बांस के बने होते हैं और ये बांस 10-12 फीट लंबे होते हैं। लद्दाख के घर 2 मंजिला पत्थर के होते हैं, लेकिन नीचे में कोई खिड़कियां नहीं होती। तीसरा मैंने बताया था कि मनाली में जो घर है वो ढालू छत वाले घर होते हैं। इसके पीछे रीजन भी मैंने बताया था कि चूंकि वहां पे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं। ठीक है, और राजस्थान चूंकि बहुत ही गर्मी वाले जगह है, यहाँ पे चूंकि पानी की कमी के कारण जो पौधे होते हैं वो कटीली झाड़ियों का रूप लेते हैं, और गोबर से लिपी मोटी दीवार होती है ताकि कमरे के अंदर ठंडकता बनी रहे। ये सारी बातें हमने सीखी थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जितने बच्चे थे सारे बच्चों का डिमांड आते रहता है, सर कथन कारण वाले प्रश्न करा दीजिए। कथन कारण वाले प्रश्न सीजी टेट में बच्चों को बहुत परेशान किया। अभी हाल ही में चूंकि व्यापम का ट्रेंड बन चुका है, पीएससी व्यापम लगातार कथन कारण वाले प्रश्न बना रहे हैं। चूंकि हमारा पेपर सीजीएसएसबी के थ्रू होगा, तो कहीं ना कहीं कथन कारण वाले प्रश्न हमसे बनने चाहिए। यहां पे हो सके कि यही प्रश्न आपको देखने को ना मिले, लेकिन
लगभग इसी के इर्द गिर्द ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाना चाहिए। जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तब कथन करण वाले प्रश्न को किस टाइप का हल करना है ये हमने सीखा है। चलिए हम लोग जानते हैं कि भैया कैसे टाइप के प्रश्न होते हैं और इसको कैसे हल करना है। अभिकथन ए दिया गया बेटा कि विटामिन के की कमी से चोट लगने पर रक्त का बहाव नहीं रुकता। एक एक स्टेटमेंट पर ध्यान देना है कि विटामिन के की कमी से चोट लगने पर क्या रक्त का बहाव नहीं होता। क्या मैंने ऐसा आप लोग को पढ़ाया है? यस सर, आपने बताया था कि विटामिन के का हम लोग पर्याप्त मात्रा में सेवन नहीं करेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा और जो रक्त स्राव है इसकी समस्या देखने को मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है सर। दूसरा देखते हैं, विटामिन के जिसमें प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो रक्त के जमने में या रक्त के यहाँ पे थक्का जमने में मदद करता है। तो बिल्कुल कारण भी सही है। जो प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण होता है वो रक्त के थक्का जमने के लिए बहुत आवश्यक है और जो कि आपको प्राप्त होता है बेटा विटामिन के से। कहां से प्राप्त होता है? विटामिन के। इसीलिए विटामिन के का सेवन करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना कि भैया ज्यादा मात्रा में दही खाओगे, ज्यादा मात्रा में हरे पत्तेदार सब्जियां खाओगे, मांस मछलियां खाओगे, स्पेशली जो फिश होती है, मछलियां होती है, उसका सेवन करने से आपके बॉडी को पर्याप्त मात्रा में विटामिन के मिलते हैं। और जो विटामिन के है ना ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है हमको चोट लग जाती है और जब चोट लगती है ना तो खून बहुत बहते रहता है, ब्लड का फ्लो लगातार होते रहता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में विटामिन के की कमी है। लेकिन अगर आपके बॉडी में विटामिन के की पर्याप्त मात्रा है तो जो ब्लड बह रहा था वो रुक जाएगा और ब्लड बहना रुक जाएगा ऑटोमेटिक, तो आपकी जान भी बच सकती है। तो ये बहुत खतरा वाला भी है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में आप विटामिन के का सेवन कीजिए। तो कारण भी सही है और कथन भी सही है। इसका मतलब यह जो तर्क दिया जा रहा है रीजन, ये भी सही है और रीजन ऐसे रेशन की सही व्याख्या भी कर रही है। इस बिना पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने मेरे प्रतिभागी हैं सबको बता दूं, जिन लोग ए लगाए हैं सबका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप सबको बता दूं, साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जितने भी आगामी व्यापम परीक्षाएं हैं, चाहे वो सहायक ग्रेड 3 का हो, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे व्यापम के कोई भी एग्जाम, जितने भी एग्जाम जो ग्रेजुएशन बेस्ड में होते हैं, 12वीं पास बेस्ड में होते हैं, ये सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही बैच के माध्यम से कराई जाएगी। उस बैच का नाम है विजय बैच। ये वक्त है दोस्तों सफलता हासिल करने का, जिसमें लगातार चूंकि आने वाले समय पे चुनावी वर्ष होने वाले हैं, अपनी तैयारियों को हाई लेवल पे रखें। और इसके लिए साध्य पीएससी एकेडमी जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे महिला सुपरवाइजर का ही क्यों ना हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक जो कि 26 तारीख को होने वाला है, चाहे वन निरीक्षक का हो, चाहे जितने भी पुलिस विभाग के अलग अलग एसआई पदों के लिए हो, एक विजय बैच लाया गया। विजय बैच के माध्यम से आप अपनी तैयारियों को सुव्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लास दोनों मिलेंगे, साथ ही साथ जितने भी पीडीएफ्स हैं, क्लास नोट्स हैं, सारे चीजें आपको एक ही जगह पे मिलने वाले हैं। ठीक है, कहां मिलेगा? साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पे। चलिए इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इसके तहत पेंटिंग और राज्यों का मिलान करना है कि भैया कौन सा पेंटिंग किस राज्य से संदर्भित है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सर। ई बुक का प्रिंट, हाँ बिल्कुल ई बुक का प्रिंट हो सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रिंट आउट करा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। चलिए बनाइए। जो चीजें हम जो बनाते हैं इसके अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई है और थ्योरी क्लास में मैंने विस्तार पूर्वक समझाया है कि भैया चित्र काठी पेंटिंग, पट्टा चित्र, कलमकारी और फड़ पेंटिंग कहां कहां है, इसके सारे मतलब, इसके प्रॉपर नोट्स मैंने बनवाए हैं। तो नोट्स से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो हमारी साध्य पीएससी एकेडमी की एप्लीकेशंस के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए क्या चित्रकाठी पेंटिंग महाराष्ट्र में है, पट्टचित्र उड़ीसा में है और कलमकारी आंध्र प्रदेश में है और फड़ पेंटिंग राजस्थान में है? आपको सही कूट को बताना है। चलिए एक बार जितने मेरे प्रतिभागी हैं ना सर, ई बुक का, हाँ बिल्कुल आपको हमारा जो ईवीएस की ई बुक है उसकी आपको प्रिंट आउट मिल जाएगी, आप करा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। मेरे जितने प्रतिभागी हैं सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। अमृका चंद्रा, देवेश साहू, आर्या, वर्षा ठाकुर, वेरी गुड, है ना, नागेश, दुर्गावती, लालिमा, राज शर्मा, ठीक।
नीरज भाई, चलिए सबका आंसर आ चुका है, जितने मेरे प्रतिभागी हैं सबका आंसर आ चुका है सर। ऑप्शन नंबर डी को कर दीजिए सर, क्योंकि सारे हमको फिंगर टिप्स में याद है सर कि कलमकारी आपने बताया था आंध्र प्रदेश में है, और कलमकारी की जो चित्रकारी है, कलमकारी की जो पेंटिंग है वो आंध्र प्रदेश में फेमस है। पट्टचित्र सर, पट्ट मतलब होता है कपड़ा, कपड़े में बनाया गया चित्र सर उड़ीसा में बहुत फेमस है, और आपने बताया था सर उड़ीसा। ठीक है, ऐसे ही फड़ पेंटिंग जो कि राजस्थान, और चित्रकाटी महाराष्ट्र में फेमस है। इस बिना पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे जितने भी बच्चे हैं सबका आंसर डी है। कैलाश पटेल, अतुल साहू, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारकों पर विचार करेंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन है, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे और करेक्ट ऑप्शंस देने का प्रयास करेंगे। चलिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और गलत कथन को चुनना भैया ये जरूर याद रखना, ठीक है, क्योंकि देखो जहां जहां लूफहोल होना है ना, मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, तो याद रखना है गलत कथन को चुनना है, सही कथन को नहीं चुन लेना है। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताइए भैया। धान के खेत CH4 के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही है सर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो धान के खेत होते हैं ना, वो मीथेन के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। जुगाली करने वाले पशु कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, क्या सही बात है। पिघलते हुए ग्लेशियर एल्बिडो प्रभाव को कम करते हैं, क्या सही बात है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है, क्या सही बात है। आपको गलत कथन चुनना है, ठीक है। चलिए मैक्सिमम बच्चों का मैं आंसर देख रहा हूं, ठीक है, जितने मेरे प्यारे साथी है इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भैया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे मेरे बच्चों का आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम देख रहे हैं भाई विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले धान के खेत मेथेन के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है, ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जुगाली करने वाले पशु कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है, और गलत स्टेटमेंट को ही हमको चुनना है, ठीक है। गलत स्टेटमेंट क्या करना है, चुनना है। पिघलते हुए ग्लेशियर एल्बिडे प्रभाव को कम करते हैं, क्या सही है, बिल्कुल सही है। जो ग्लेशियर पिघल रहा है वो कहीं ना कहीं जो एल्बिडो प्रभाव है, ठीक है, जो पानी का प्रभाव है, और कहीं ना कहीं जो एल्बिडो प्रभाव, ठीक है, जो बर्फ का ग्लेशियर का जो पिघलना, छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े होते हैं इसको कम करता है, बिल्कुल सही है। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है, ये भी गलत बात है। ये क्योटो प्रोटोकॉल जो बेटा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, किससे परिवर्तन संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, तो अगर आपसे पूछेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि 2005 में लागू हुआ, जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसकी भूमिका बहुत ज्यादा होती, कहीं ना कहीं जो आए दिन हमारी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखने को मिल रहा है, जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, ये क्लाइमेट चेंज का जो इंप्रूवमेंट है उसके बारे में कहीं ना कहीं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात किया है। तो ये गलत स्टेटमेंट है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन से नहीं है, जलवायु से है। और जुगाली करने वाले पशु कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते, ये मेथेन का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे के और एम बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि आप लोग मैक्सिमम बच्चे डी आंसर दे रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना भैया, क्योटो प्रोटोकॉल हमने पढ़ा है, और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत नहीं, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो कि 1987 में हुआ था। और 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो संबंधित है किससे, ओजोन परत के संरक्षण से। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेटा क्योटो प्रोटोकॉल, और इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से। और ये कब हुआ था, 11 दिसंबर 1997, जो कि 2005 में क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे, और एक और पुट वाला प्रश्न, ठीक है। जितने प्रतिभागी जुड़ रहे हैं सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में विचार कीजिए। आपको मैंने बहुत सारे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स बताए हैं, जैसे कि मैंने बताया विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7। ऐसे ही मैंने आपको बताया विटामिन B9 और विटामिन B12, ठीक है। मैंने आपको विटामिन के बारे में पढ़ाया है, ये कहीं कहीं आपको विटामिन 11 देखने को मिलेगा। और मैंने आपको बताया कि भैया कौन कौन से विटामिन हो सकते हैं, तो मैंने विटामिन बी के लगभग 8 कॉम्प्लेक्स बताए हैं, और इसके बारे में कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं। चलिए देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन सा है। B1 की कमी से पॉलीन्यूट्रिस हो सकता है, क्या सही बात है।
विटामिन B3 जिसे नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो सकता है, और बिनाइन फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है, और विटामिन B12 का अवशोषण पेट में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने विटामिन पढ़ा है तो तगड़ा तरीके से आंसर दीजिए। ठीक है, जितने प्रतिभागी मैं चाहूंगा जिनको लगता है कि पर्यावरण इजी है, पर्यावरण सरल है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भैया, है ना। और ध्यान रखना है सही कोट का चुनाव करना है, गलत कोट को नहीं चुनना है। चलिए, बहुत इजी टॉपिक से क्वेश्चंस बनाया गया है ताकि आप सारे बच्चों सही आंसर दे सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सबका आंसर आ चुका है भैया कि सर B1 की कमी से पॉलीन्यूरिटिस होता है क्या? यस सर, आपने बताया था B1 की कमी कभी कभी क्या होता है, जो चावल होता है, पॉलिश किया हुआ चावल, ठीक है, जिसको हम लोग बोले थे पॉलिश किया हुआ चावल। तो जब आप पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं ना, तो विटामिन B1 की कमी होता है, जिसको पॉलीन्यूरिटिस कहते हैं। बिल्कुल सही है। विटामिन B3 नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बात मैंने पेलाग्रा क्या होता है बहुत अच्छे समझा है, तो आप कमेंट करके आंसर दीजिए वास्तव में पेलाग्रा का मतलब क्या है, किसको हम पेलाग्रा बोलते हैं। और जो बच्चे पढ़े हैं, जिन बच्चे नहीं पढ़े उन लोग को भी पता चल जाएगा वास्तव में पेलाग्रा होता क्या है, तो कमेंट करके बताइए। बिनाइन फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है, ये भी आपने बताया सर, ये भी सही है। विटामिन B12 का अवशोषण पेट में होता है, ये भी सही है क्या सर? यस सर, ये भी सही है। इस बिना पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपसे पूछा गया है सही कोटों को चुनना है। ठीक है, हमको एक एक क्वेश्चंस पे मेहनत दिखाई देगा, एक एक क्वेश्चंस पे आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि सर ने सही तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए। ऐसे ही प्रश्न व्यापम पूछता है, छोटे छोटे चीजों पे फंसना नहीं है, सारे प्रश्न आपके लिए ही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 एक और टाइप के प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेगा, जहां पे ये बोला जा रहा है कि वाटर, हमने 6 प्रकार के पर्यावरण के थीम पढ़े हैं, और 6 प्रकार के पर्यावरण के थीम के अंतर्गत तरुण भारत संघ के बारे में पढ़ा है। और मैंने आपको बताया तरुण भारत संघ, आप में से बहुत बच्चे जो मेरी क्लास अटेंड करते होंगे इस क्लास के बारे में जानते होंगे कि वास्तव में तरुण भारत संघ है क्या चीज। तरुण भारत संघ, इस संस्था के बारे में क्या सत्य है, आपको सत्य कथन के बारे में पूछा गया। आपको बताना है कि तरुण भारत जो संघ है, यह संस्था जल संरक्षण के लिए पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण करती है। क्या सही बात है कि जो तरुण भारत संघ है भारत में जो एक्टिव है, क्या ये जल संरक्षण के लिए पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण करती है? जो मेघा पाटकर जी थे, मेघा पाटकर इस संस्था की क्या संस्थापक थी? दरकी माई, एक नाम है दरकी माई, ये दरकी माई का संबंध क्या इसी संस्था से है? या एम पूछा गया, यह मुख्य रूप से राजस्थान में कार्यरत है। चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं जानना चाहूंगा जितने मेरे बच्चे हैं वो सारे बच्चे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और देखिए, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ट्रिकी करना है, बस जानना है, आपने जो पढ़ा है उसी का यूज करना है। ठीक है, चलिए मैं देखने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे ना देवेश का आंसर आ चुका है, ठीक है, नेहा का आंसर आ चुका है, राज शर्मा का, ललिमा का, दुर्गा का, ठीक है, दुर्गावती ध्रुव, महेश्वरी, बहुत बढ़िया भाई, ललिता चंद्रवंशी, वेरी गुड, प्रतिमा यादव, अनीता कंवर, वीरेंद्र कंवर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वीरेंद्र। ठीक है, चलिए भाई सो पोयम जी, आंसर ए, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आप सबने कॉमन सेंस यूज किया है, बहुत अच्छा। जितने मेरे प्रतिभागी सबका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है। सर आपने पढ़ाया था मेघा पाटकर के बारे में, मेघा पाटकर के बारे में आपने बताया था सर कि मेघा पाटकर का संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। और मेघा पाटकर जी गुजरात और राजस्थान की प्रमुख कार्यरत संस्था से संबंधित है। तो मेघा पाटकर तो नहीं हो सकता सर, क्योंकि इसका नाम एग्जामिनर इसलिए एड ऑन किया है, एग्जामिनर मतलब मैं, मेघा पाटकर का नाम इसलिए डाला गया कि आपको पता है कि नहीं है कि मेघा पाटकर का संबंध किससे है। और अगर आपको पता चल गया है तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा JLM, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि यह जल संरक्षण के लिए काम करता है। दरकी माई का संबंध इसी से है, और यह कहाँ एक्टिव है? राजस्थान में। राजस्थान में एक्टिव होने के पीछे का कारण मैंने थ्योरी क्लास में आपको समझाया था, पढ़ाया था और बोला था कि भैया राजस्थान में कहीं ना कहीं पानी की कमी है, और पानी की कमी के कारण लगातार जो हमारी दरकी माई है और जितने हमारे तरुण भारत संघ के युवा साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वाटर लेवल को बढ़ाया जा सके। वेरी गुड, इस क्वेश्चंस के लिए सबको वेरी गुड जितने प्रतिभागी हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि साध्य PSC एकेडमी
सहायक शिक्षक भर्ती के जो 2292 पदों की जो पेपर होने वाली है 11 अक्टूबर 2026 को, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल और मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से, स्पेशली अगर मैं बात करूं 1 मई 2026 से, ठीक है, 1 मई 2026 से हमारी एक नई बैच स्टार्ट हो गई है। और 1 मई 2026 से जो हमारी नई बैच स्टार्ट हुई है, वहां पे आपको 4 अलग अलग सब्जेक्ट के साथ सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कराते हुए दिखाई देंगे, जहां पे स्वयं साहू सर जी सीडीपी पढ़ाएंगे, जिनको लगभग 10 विगत वर्षों का अनुभव है सहायक शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती का। ऐसे ही अगर देखा जाए तो सर बहुत अनुभवी है, चूंकि लगातार सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्जाम्स से संदर्भित रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती चूंकि लगातार अभी हाईलाइटेड वैकेंसी में से एक है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो पूरी अनुभवी टीम है उनके द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी। सेकंड मैं हूं भाई, मेरे द्वारा आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तीसरा नवीन सर, जिन्होंने गेट जैसे एग्जाम्स क्वालिफाइड किए हैं और गेट एग्जाम जैसे एग्जाम्स का अनुभव आपको अपने सहायक शिक्षक भर्ती के गणित जैसे सब्जेक्ट में देने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वो आपको सीधा आपको हिंदी और गणित देखने को मिलेंगे। वीरेंद्र सर, जिनको लगभग 10 वर्षों का अनुभव है, वो स्वयं इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश, पर्यावरण, जीएस के सेक्शन, सीडीपी के सेक्शंस और गणित के सेक्शन, ये लगभग 5 सब्जेक्ट के साथ हमारी सहायक शिक्षक भर्ती की बैच स्टार्ट हो रही है। तो जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए पाए हैं वो बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होता है दिए गए नंबर पे कॉल कर लेंगे, ताकि आपको और अच्छे से नॉलेज होता रहे। जितनी हमारी साध्य पीएससी एकेडमी की जो एमसीक्यू क्लासेस हैं, स्पेशली पर्यावरण अध्ययन की, वो आपको हमारे ई बुक के माध्यम से मिल जाएगा। ई बुक कोई बुक स्टोर में नहीं मिलेगा, ये आप हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। ये जितने क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसे 1000 प्रश्नों की श्रृंखला देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया है, वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। बहुत उम्दा तरीके से क्वेश्चन सेटअप किया गया है, एक एक प्रश्न में आपको मेहनत दिखाई देगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बताइए कि भैया डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है वायुमंडल में गैसों की परत। तो सबसे पहले बता दो, नाइट्रोजन जो कि 78% वायुमंडल में पाई जाती है, ऑक्सीजन जो कि 21% वायुमंडल में पाई जाती है, ऑर्गन जो कि भैया 0.003% के साथ साथ 4% पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। यहां पे आपसे पूछा गया है सही क्रम में आपको जमाना है, ऑलरेडी मैंने जमा के दे दिया है, और बस कुछ ही दिनों बाद आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे वीरेंद्र जी, है ना। चलिए बताइए भाई, विच इज द करेक्ट आंसर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले पता होना चाहिए। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम मतलब होता है बेटा घटते क्रम। क्या होता है, घटते क्रम, इसको हम लोग बोल रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए बहुत बढ़िया, मेरे प्यारे बच्चों का आंसर आ चुका है। सर नाइट्रोजन तो पहला रहेगा, सर नाइट्रोजन को पहला कर दीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आर्गन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि बेटा डिसेंडिंग पूछा गया है, तो JKLM इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट आंसर है जितने मेरे प्रतिभागी हैं, ठीक है। चलिए ललिता जायसवाल का आंसर आ चुका है 12 का बी, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, मधुबनी पेंटिंग के बारे में जटिल सत्य को खोजना है। खतरनाक क्वेश्चन है भैया। मधुबनी पेंटिंग के बारे में मैंने पूरा क्लासरूम में, थ्योरी क्लास में एक एक चीजों पर बारीकी से समझाया है, पढ़ाया, नोट सभी बनवाए हैं। अब आपको बताना है कि मधुबनी पेंटिंग के बारे में जटिल सत्य क्या है, कड़वा सत्य आपसे पूछा गया है कि कौन सा कड़वा सत्य है, ये आपको बताना है। इसमें केवल इंसान और जानवरों के चित्र होते हैं, क्या सही है। रंगों को टिकाऊ बनाने के लिए नीम के तेल का प्रयोग होता है, क्या सही है। इसे मिथिला कला के नाम से भी जाना जाता है, क्या सही है सर। और चित्रों में खाली जगह नहीं छोड़ी जाती। बेटा ये वही मधुबनी पेंटिंग है जो कि बिहार में बहुत फेमस है, और बिहार में फेमस होने के कारण इसको हम लोग मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं। और मधुबनी पेंटिंग जो कि हमारी मिथिला कला के नाम से फेमस है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है और आपको बताना है सत्य कथन को, जो कि जटिल सत्य है। चलिए बताइए सर जी, 12 से 5 क्वेश्चंस के ऑप्शंस के ऑर्डर को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। बिल्कुल उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। मैं समझ गया आपका जो डाउट है वो कहां पे है, ठीक है, परसेंट के घटते क्रम में, मैं समझ गया हूं, ठीक है। चलिए उसके बारे में वापस आऊंगा और डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए 15 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मोस्ट मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है 13वां क्वेश्चन का। चलिए
बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड भाई। जितने प्रतिभागी हैं मैं सबका आंसर देख रहा हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मधुबनी पेंटिंग के बारे में, और इसको हमने बारीकी से पढ़ा है। मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ ईवीएस, फिर भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये केवल ईवीएस नहीं है, वास्तव में जो पर्यावरण है ना, वो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का मिक्सअप है, जिसको हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा। और ये एकीकृत शिक्षा को बनाया गया किससे? पर्यावरण से। देखिए 100 हो चुका है, मैं लाइक को भी चाहूंगा कि भैया मैक्सिमम पहुंचे। चलिए भाई, तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में जटिल सत्य क्या है? इसमें केवल इंसान और जानवरों के चित्र होते हैं। क्या ये सही है सर? बिल्कुल सही है सर। आपने बताया था क्या कि इसमें इंसान और जानवर? नहीं भैया, यहां पे ना छोटा सा ट्रिक दिया है, इसमें केवल इंसान, केवल नहीं भैया, इसमें केवल इंसान और जानवर चित्र होते, ऐसा नहीं है। इस बिना पे जे गलत हो जाएगा, और जे गलत होगा तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। रंगों को टिकाऊ बनाने के लिए नीम के तेल का प्रयोग होता है, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। रंगों को टिकाऊ बनाने के लिए नीम के तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन से तेल का प्रयोग किया जाता है ये कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने क्लासरूम में आपको पढ़ाया है कि भैया कौन सा तेल का प्रयोग किया जाता है। इसे मिथिला कला कहते हैं, बिल्कुल सही है। आपने बताया था सर कि जो मधुबनी पेंटिंग है इसको मिथिला कला के नाम से जानते हैं, और चित्रों में खाली जगह नहीं छोड़ी जाती है, यह भी सही है। और इस बिना पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एल और एम। मेरे प्यारे साथियों, सबका आंसर ए रहा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जितने मेरे प्रतिभागी जिन्होंने आंसर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप सबको बता दूं कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे साध्य पीएससी एकेडमी की जितने हमारी ई बुक है, जितनी ई बुक है, सब में आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये कहां मिलेगा? तो इसके लिए आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। मोबाइल एप्लीकेशन में हमारी सारी ई बुक क्या है? उपलब्ध है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक और कथन करने वाले प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं? हम सर्दियों में मोटे कपड़ों की एक परत के बजाय कई पतली परतें पहनना पसंद करते हैं, क्या सही बात है बेटा? कथन क्या सही है? चलिए बताइए कि हम सर्दियों में मोटे कपड़ों की एक परत के बजाय कई पतली परतें पहनना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये क्यों है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तर्क दिया जा रहा है कि कपड़ों की परतों के बीच फंसी हवा उष्मा के कुचालक का कार्य करती है, और इसके सामने आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 अलग अलग ऑप्शंस को आप लोग बताएंगे कि भैया विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है। जितने मेरे प्रतिभागी हैं, जिन लोग लाइक नहीं कर पाए हो भैया वीडियो को लाइक अवश्य कर देंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास में ना मोटिवेशन बना रहता है। चलिए बताइए भाई विच इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। सर कथन कारण वाले का तो आंख मूंद के ऑप्शन नंबर ए कर दिया करो। सर कथन भी सही है, कारण भी सही है, हमको ऐसी लगता है। क्या सही है बेटा? यस, ऐसा नहीं है। कई बार हमको क्या होता है, तर्क को ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि वास्तव में ये जो तर्क है ये कथन की व्याख्या कर रही है कि नहीं कर रही है। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है कि कपड़ों की परतों के बीच फंसी हवा उष्मा की कुचालक की तरह काम करता है, जिसके कारण से ठंडी के दिनों में हमको गर्मी का एहसास होता है। इस बिना पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पक्षियों के आवास के बारे में विचार कीजिए। पक्षियों के आवास के बारे में जानना है कि भैया पक्षी के आवास के बारे में क्या सही है। कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन जिसको बोलते हैं, इंडियन रॉबिन अपना घोंसला सड़क के पत्थरों के बीच बनाती है। देखिए बहुत यूजफुल नॉलेज, मैंने पहले ही बोला है। भले ही आप में से बहुत सारे बच्चे सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं भी कर रहे होंगे तब भी कोई बात नहीं, कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगा, ठीक है। कि भैया जो कलचिड़ी चिड़िया है, ये क्या कलचिड़ी चिड़िया अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती, क्या सही बात है? चलिए देखते हैं। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है और इसमें लोहे के तार होते हैं। क्या आपने क्लास में पढ़ाया है सर? यस सर, आपने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था। अक्ता जिसको डाव बोलते हैं, डुब जिसको, कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाता है, और दार्जिन चिड़िया पत्तों को सिकर घोंसला बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है भैया। विच इज द करेक्ट आंसर? चलिए बहुत मैक्सिमम हमारे बच्चों का आंसर आ रहा है। मेरे जितने भी प्रतिभागी हैं सरकारी ऑप्शन नहीं रहे भैया, ठीक है, थोड़ा करके दिखाओ। विच इज द करेक्ट आंसर? यस यस यस। चलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लाया गया था और बिल्कुल सही है। कलचिड़ी चिड़िया
सड़क के पत्थरों के बीच बनाती है, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाती है, फाख्ता कैक्टस से कांटों के बीच, और दार्जिन चिड़िया पत्तों से सींचकर। विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, JKLM। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है हाथियों के वजन के बारे में, कि जो हाथी के वजन होते हैं ना और इनका खुराक सही अनुपात क्या है। लो भैया, आपको हाथी के डाइट के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, हाथी के डाइट के बारे में पूछे, उसका डाइट प्लान क्या होता है। यहाँ ठीक है, तुम लोग को खुद का तो डाइट प्लान पता नहीं होगा, लेकिन हाथी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हाथी हमारे परिवार और मित्र का जो थीम है उसका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, चलिए बताइए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। हाथी दिन में 8-10 घंटे सोता है और एक झुंड में अधिकतम 20 से 25 हथनियां होती है। आपको बताना है। चलिए, यहां पे मैं सारे बच्चों का आंसर देख रहा हूं। ठीक है, जितने मेरे बच्चे हैं सबका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए भैया। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, मैक्सिमम बच्चों का मैं आंसर इस क्वेश्चन में देखूंगा। प्रतिमा यादव का आंसर आ चुका है 16 का ए, देवेश का आ चुका है। ठीक है, वर्षा साहू का आंसर आ चुका है। चलिए, बाकी बच्चे कहाँ चले गए? वीरेन का आंसर आ चुका है JK, JK मतलब भैया। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। यहाँ पे रॉन्ग पूछा है भैया। ठीक है, यस 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 यस, इसीलिए बोलता हूं मेरे क्लास में ना दिमाग और कान दोनों खोल के रखा करो। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया गलत कथन को बताना है। ऐसा मैं बार बार क्वेश्चन आपसे डाला हूं ताकि आपका जो दिमाग है पेपर हॉल में यही काम आएगा। आपसे पेपर हॉल में यही सब चीज, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। आपसे मैंने गलत कथन पूछा है और गलत कथन पूछा, उस बिना पे आंसर आप बताइए कि क्या कौन सा कथन गलत है। तो आपने बताया था सर कि जो 3 महीने के हाथी के बच्चे हैं इसका वजन 300 किलो होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देन हाथी दिन में 8-10 घंटे सोते हैं, ये गलत है। हाथी के बारे में बताया था कि हाथी दिन में 3 घंटे मात्र सोते हैं और एक झुंड में 20 से 25 हथनियां होती है, ये भी सही है। इस बिना पे हमारा आंसर हो जाएगा केवल डी, मतलब केवल के इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, मैक्सिमम बच्चों का आंसर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा जा रहा है, उससे पहले आपको बता दूं, ओजोन परत के बारे में सत्य कथन को बताना है कि भैया ओजोन जो परत है उसके बारे में आपको सही कथन को चुनना है। तो ओजोन परत के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है। क्या ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है? इसके बारे में बताया था क्या? यस सर। आपने जब सप्ताप मंडल पढ़ा रहे थे, जब वायुमंडल पढ़ रहे थे, तो वायुमंडल के बारे में बताया था कि वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत की लेयर पाई जाती है जो कि पृथ्वी से 36 किलोमीटर के ऊपर में है। अब अगर ओजोन परत की मोटाई को मापना है तो ऐसे हवा टेप की नहीं बात करेंगे, मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का उपयोग करेंगे। यह मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में पाई जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के बारे में बात करता है और ओजोन परत अल्ट्रावायलेट बी किरणों को रोकती है। चलिए, बहुत ही उम्दा तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ध्यान रखना है बेटा कि सही कूट को बताना है। ठीक है, किसको बताना है? सही कूट को। चलिए बताइए भाई, जितने प्रतिभागी हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए, मैक्सिमम बच्चों का आंसर मैं आ चुका है, देख पा रहा हूं, जल्दी से है ना, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया सर, ये पहला वाला तो सही है, इसके लिए आपने बताया था डॉप्सन यूनिट। सर आपने पढ़ाया था क्षोभ मंडल में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है सर समताप मंडल में। कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है, तो यहाँ पे के गलत है सर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के बारे में बात करता है, बिल्कुल सही है सर। और ओजोन परत अल्ट्रावायलेट बी किरणों को रोकती है, ये भी सही है। इस बिना पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन ए रहा, जितने मेरे प्यारे साथी है। ठीक है, सबका आंसर ए रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आपसे क्या पूछा जा रहा है? यात्रा। आपको बता दूं, यात्रा थीम के बारे में मैंने क्लास में पढ़ाया है और यात्रा थीम के अंतर्गत अलबरूनी के बारे में आपसे पूछा गया है और अलबरूनी के थीम के बारे में आपको बताना है। देखिए कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, किस टॉपिक से, ये आपको सिखाया जा रहा है इस टेस्ट के माध्यम से। आपको पर्टिकुलर पर्यावरण में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके माध्यम से पता चल जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारी जो ईवीएस की ई बुक है, ठीक है, जो हमारी ईवीएस की ई बुक है ना, इसको आप लोग जरूर रखें अगर आप सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको वास्तव में पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि मेरे सारे प्रश्न कूट वाले, कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं और जो वन लाइनर होते हैं वो बिल्कुल ट्रिकी होते हैं। तो सारे प्रश्न आपको इसी हमारे
ई बुक में मिलेगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़िया है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेशंस को समाप्त करेंगे। तो वह उज्बेकिस्तान से आया था, उसने भारत के तालाबों की प्रशंसा की थी। उसकी किताब का नाम किताब उल हिंद है और वह सिकंदर के साथ भारत आया था। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस को बताना है। JKLM, तो याद रखना है बेटा, जो अलबरूनी साहब थे, अलबरूनी साहब उज्बेकिस्तान से आए थे, बिल्कुल सही बात। भारत के तालाबों की तारीफ की थी, यह भी सही है। उसकी किताब का नाम किताब उल हिंद था, यह भी सही है। लेकिन वह सिकंदर के साथ नहीं आया था भैया, सिकंदर के साथ कोई और आया था, उसका नाम कमेंट करके दीजिए। ठीक है, सिकंदर के साथ कौन आया था, उसका नाम कमेंट करके आप बताइए, क्योंकि ये एक जीएस का पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट है, जो कि कहीं ना कहीं लगातार बच्चे पूछते रहते हैं। चूंकि हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं और पर्यावरण एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है सोशल साइंस और साइंस का, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इस बिना पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, JKL। ठीक है, चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अभी नीतू मैडम सीडीपी के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो सारे बच्चे बने रहेंगे, क्योंकि ये सेशंस लगातार चलने वाले हैं। और जितने भी हमारी क्लासेस हैं वो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी। और फिर से बता देता हूं सबको, 1 मई 2026 से साध्य PSC एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे आप सबके लिए सहायक शिक्षक भर्ती की न्यू बैच बन चुकी है, जो कि 5 विषयों के साथ शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, साध्य PSC एकेडमी के साथ जुड़ के अपनी तैयारियों को एक नया ऊंचाई, एक शिखर दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं सारे टीचर एग्जाम्स ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, तो उनकी जो कंटेंट होती है वो एग्जाम ओरिएंटेड होती है। तो इस पर आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई हमको कोचिंग के थ्रू अपनी तैयारियों को और एक आयाम दे सकते हैं, तो बिल्कुल साध्य PSC एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।